हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 9th इंग्लिश मीडियम और गुजराती मीडियम में आज हम चैप्टर नंबर 15 देखेंगे दाज्यू। दाज्यू का अर्थ ही है बड़ा भाई। एक ऐसी कहानी है जो शेखर जोशी ने बहुत ही करुणता से हमारे सामने रखी है। हम जिस विस्तार में रहते हैं उस विस्तार में देखा जाए तो हमें छोटे छोटे बच्चों को देखें तो कोई तकलीफ़ नहीं होती है, लेकिन ऐसे कई विस्तार हैं, ऐसे कई क्षेत्र हैं जिसमें छोटे बच्चे को अभी भी काम करना पड़ता है, घर से दूर रहना पड़ता है, कमाई करनी पड़ती है और उसके साथ साथ उसे पढ़ाई भी नहीं मिलती है। ऐसी ही एक कहानी शेखर जोशी जी ने मदन नाम के लड़के, जो एक पहाड़ी लड़का है, उसकी की गई है। हमेशा हम जब भी घर से, अपने परिवार से दूर रहते हैं तो किसी न किसी को हम अपने परिवार के रूप में, किसी व्यक्ति को जब देखते हैं तो उसके प्रति बहुत सारा प्रेम उभर आता है। वैसा ही कुछ यहाँ है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति कैसा है वह भी सोचना चाहिए और उससे उसका प्रेम मिलता है कि नहीं मिलता है ये भी ज़रूरी है, क्योंकि हर एक इंसान भावुक नहीं होता, करुणता नहीं होती है और जो जिसमें करुणता होती है वो हमेशा दूसरों को प्रेम करने का प्रयास करता है, या तो फिर प्रेम से उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार बना लेता है कि शायद जिंदगी भर हम उसको नहीं भूल पाते हैं। दाज्यू ऐसी ही एक सुंदर कहानी है जो एक मदन नाम के लड़के की है। जो ऐसा लड़का अपने जीवन में कभी भी आपको मिल जाता है तो उसकी हेल्प जरूर कीजिए, यही संदेश शेखर जोशी जी का है। उसके बारे में देख ले पहले शेखर जोशी के बारे में कि शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा उत्तरांचल के उलिया नामक स्थान पर हुआ था। आपने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की थी। आपने मीन्स शेखर जोशी जी ने लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद आप स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। स्वतंत्र लेखन करना यानी कि अपने तरीके से लिखना, या तो फिर किसी दूसरे का सहारा न लेना। आपके चर्चित कहानी संग्रह है कोशिका घटवाल, सात के लोग, दाज्यू, हलवाहा एवं नौरंगी बीमार है। आपकी आदमी और कीड़े कहानी 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार चिल्ड्रन और उसके साथ साथ प्रदान किया गया था। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मानित से सम्मान किया गया था। दाज्यू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण भी हुआ है। ऐसी कई सारी फिल्में बनी हैं जिसमें बच्चे बचपन में ही अपनी परिवार की जिम्मेदारी के कारण पढ़ नहीं पाते हैं और पैसे कमाने की राह में देखते देखते उल्टे रास्ते भी चढ़ जाते हैं और कभी कभी गलत काम करते हैं और उसका स्वरूप बहुत ही गलत हो जाता है और उसका अंत भी खराब हो जाता है, लेकिन उसमें उस बच्चे का कोई दोष नहीं होता। ऐसी ही ये दाज्यू कहानी चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा निर्माण किया गया है। दाज्यू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। जो हमारे देश में माना जाए तो 18 साल से पहले बच्चा काम नहीं कर सकता, वो अपने माता पिता पर निर्भर होता है। मदन एक पहाड़ी लड़का है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे वह दाज्यू अपना बड़ा भाई समझने लगता है, वही किस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है, उसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। देखते हैं शेखर जोशी ने किस प्रकार मार्मिक स्वरूप से इसका चित्रण किया है, आपको भी सुनने में मजा आएगा। शुरुआत उन्होंने इस प्रकार की है कि चौक से निकलकर बाई और जो बड़े शाइन बॉल वाला छोटा कैफे है, वही जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली शफाफ आंखें, सुनहरे बाल और चाल में अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं, कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती। आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। यानी कि वो किस प्रकार का दिखता था। मदन जो चौक मानी कि जो रास्ता निकलता है पहाड़ी विस्तार से, उसकी बाई ओर देखे जाए तो साइन बॉल वाला बड़ा कैफ़े है, यानी वहाँ पहाड़ी विस्तार वाले लोग चाय पीने आते हैं
और जगदीश बाबू ने उसे जब पहली बार देखा था तो मदन इस प्रकार का था कि गोरा चिट्टा उसका रंग था, नीली शफाफ आंखें थी यानी बुखरी, और सुनहरे बाल थे। चाल में अनोखी मस्ती, क्योंकि 10 साल का बच्चा था तो वो उसका बचपन ही बताएगा। और शिथिलता बिल्कुल नहीं, माने कि वो ठहरता नहीं, इतनी जल्दी में वो काम करता है, मस्ती में रहता है और हमेशा उसका चेहरा खुश दिखाई पड़ता है। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती, यानी कि कमल के पत्ते पर अगर कोई पानी की बूंद पड़ जाए वैसे ही वो दिखता है। आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 साल का लगाया जाता है, क्योंकि वो बहुत ही चंचल दिखता था उसका चेहरा, और उसका अनुमान ऐसे ही लगाया जाए तो वो 9-10 साल का छोटा बच्चा था। और शायद उसकी उम्र यही होगी, ऐसा लेखक का मानना है और जगदीश बाबू का भी मानना है। अधजली सिगरेट का एक लंबा कश खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर प्लेटें उठा रहा था, और जब वे पास की ही कोने की टेबल पर बैठे तो वह सामने था। अर्थात कि जगदीश बाबू जब वो कैफे पर आते हैं तो उन्होंने सिगरेट पीते पीते अंदर आते हैं, और वो अधजली थी, और एक लंबा कस खींचते हुए जब जैसे कैफे में प्रवेश करते हैं और एक मेज पर बैठते हैं तो वो बच्चा प्लेटें उठा रहा था, और जैसे ही वो जगदीश बाबू टेबल पर बैठ जाते हैं तो वो सामने साफ करके, मेज पूरा साफ करके सामने आ जाता है। इतनी जल्दी, इतनी स्पीड में वो काम करता है, इतना होशियार है, मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाली व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। यानी कि हमेशा उसकी आंखें ऐसी दिखती है जैसे कि वो किसी व्यक्ति की राह देख रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है, उसकी सेवा में हाजिर होना चाहता है, क्योंकि वो बिल्कुल आलसी नहीं था। वह कुछ बोला नहीं, हाँ नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था। यानी कि उस समय उसने कुछ बोला नहीं, कुछ नाम नहीं पूछा, क्या चाहिए वो भी नहीं पूछा, सिर्फ उसकी जो आदत थी नम्रता प्रदर्शन करने के लिए वो थोड़ा झुक जाता है और थोड़ा स्माइल दे देता है। पर उसकी ऐसे ही मौन में जैसे सारा मीनू समाहित था, यानी कि वो हंसने में ही बहुत कुछ कहना चाहता था। मीनू माने कि बहुत सारा वो कहना चाहते थे, और सिंगल चाय का ऑर्डर पाने के लिए वह एक पुनः मुस्कुराकर चल दिया, और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। और उसने फिर जो जगदीश बाबू ने कहा कि सिंगल चाय चाहिए, ऑर्डर पाते ही वो मुस्कुराकर पलक झपकते ही चाय लेकर हाजिर हो जाता है। आगे देखें तो मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निसंग होने पर भी कभी कभी आदमी एकांकी अनुभव नहीं करता। अर्थात कि मनुष्य की बहुत अलग अलग प्रकार की भावनाएं होती है। कभी कभी निर्जन यानी कि जिस जगह पर मनुष्य नहीं होता है, एकांत स्थान होता है, निसंग यानी उसका कोई संगात नहीं रहता है, कोई उसके साथ नहीं होता है, तो कभी कभी आदमी एकांकी अनुभव करता है, ऐसा महसूस करता है कि मैं अकेला हूँ, मेरे पास कोई नहीं है, मुझे बातचीत करनी है तो मैं किसके पास करूँगा, ऐसा ही कुछ लगता है। इस एकांकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है। यानी कि कभी कभी किसी व्यक्ति को हम देख लेते हैं तो हमें ऐसा अंदर से महसूस होता है कि वो हमारा ही व्यक्ति है, हमारे निकट है, हमारा अपना है, कि चाहे उससे बहुत सारी हम बातें कर लें। परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों पर नर नारियों के बीच जनरमय वातावरण में रहकर सुनेपन की अनुभूति होती है। यानी कि कभी कभी बहुत सारे नर नारी यानी कि बहुत वुमन और मैन के बीच जनरमय वातावरण यानी कि बहुत भीड़ भाड़ी किचता वाले वातावरण में हम सुनेपन की अनुभूति करते हैं। यानी कि बहुत सारे हमारे पास लोगों का होना भी हमें अकेलापन महसूस कराता है, और जो कुछ है वह पराया है, कितना अपनत्वहीन। यानी कि बहुत सारे लोग होने के बाद भी हमें परायापन लगता है, अपनत्वहीन माने कि हमारे पास कोई नहीं है ऐसा हमें महसूस होता है। पर यह कारण ही नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति, इस अलगाव की जड़ें होती है। कभी कभी हम दूसरों के
हमारे अपने से दूसरे के पास जब रहते हैं तो हमें एकांकीपन जैसा लगता है, और कभी कभी ऐसे भी अनुभूति होती है कि हमारे पास कोई न होने के बाद भी हम अपने घर को, अपने परिवार को याद करते हैं और उसकी अनुभूति कर देते हैं। यानी कि हमारे अलगाव, हमारे अलग रहने की जड़ी यही होती है, विछोह या विरक्ति की किसी कथा के मूल में। यानी कि कभी कभी ऐसी कथाएं बन जाती है, जैसे कि ऐसे इस पैराग्राफ में बताया गया है कि हमारे पास हमारे घर वाले, हमारे अपने होने के बाद भी हम परिवार में, घर में अकेलापन महसूस करते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास कोई न होते हुए भी कोई पराया हमसे जब बात करता है तो हमें अपनापन लगता है। यानी कि ये हमारे मन की भावनाएं हैं, ये हमारे मन के भाव हैं। जगदीश बाबू दूरदेश से आए हैं, अकेले हैं, चौक की चहल पहल, कैफ़े के शोरगुल में उन्हें लगता है कि सब कुछ अपनत्वहीन है, क्योंकि वो भी कुछ काम से दूरदेश से आए थे, अकेले थे, और चारों तरफ बहुत सारे लोग होने के बाद भी, शोरगुल होने के बाद भी उन्हें अपनत्वहीन लगता था, कोई नहीं था ऐसा उन्हें महसूस होता था। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगी। यानी कि बहुत दिनों के बाद रहने के बाद दोस्तों से, दूसरों से मिलते हैं, और मिलने के बाद अभ्यस्त माने कि थोड़ा अभ्यास करने के बाद ये वातावरण में वो सूट हो जाते हैं, अनुकूल आ जाता है, और अपनेपन की अनुभूति उन्हें लोगों में होने लगती है। पर आज जो लगता है यह अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर, कितना दूर। और तब उन्हें अनायास ही याद आने लगते हैं अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफ़े, होटल। क्योंकि जगदीश बाबू अपने शहर से दूर आए हैं, और जो वातावरण में वो अभी सेट होना चाहते हैं वो सेट नहीं हुए हैं। लेकिन उन्हें अपने गांव की याद आती है, अपने पड़ोस के आदमियों की याद आती है, अपने स्कूल और कॉलेज के जो लड़के, जो छोकरे थे, उनके साथ जो मित्र थे, फ्रेंड्स थे, वो याद आ रहे हैं। और अपने शहर के निकट के आसपास के कैफ़े, होटल जब वो शाम को या दिन में घूमने जाते हैं, ये सारा उन्हें याद आने लगता है। तब वह लड़का आता है और बोलता है, चाय साहब। जगदीश बाबू ने राखदानी में सिगरेट झाड़ी। यानी कि वो सोचते सोचते वो सिगरेट पी चुके हैं और राखदानी में सिगरेट को बुझा देते हैं। उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही है, और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। क्या नाम है तुम्हारा? यानी कि उसकी भाषा पर से जगदीश बाबू को लगता है कि ये हमारी ही भाषा बोलने वाला है, और उन्हें मन में शंका होती है कि शायद हमारे आसपास के गांव का रहने वाला ही ये लड़का है। इसलिए नेचुरली जैसे कोई होटल में काम करने वाला लड़का होता है तो उसका नाम कोई आकर नहीं पूछता है, लेकिन मदन ऐसा एक लड़का था कि उसकी छटा देखकर जगदीश बाबू को उसको पूछने का मन हो जाता है। तो लड़के ने बता दिया उसका नाम है मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा किस पहाड़ में है? यानी कि बहुत सारे पहाड़ हैं, उसमें से कौन से पहाड़ पर से तुम रहने वाले हो? वो जगदीश बाबू मदन को पूछते हैं। इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुराकर बोला, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। यानी कि वो एक्चुअली उसके शहर का प्लेस जो एग्जिट था वो बताना नहीं चाहता था, इसलिए फिर बाद में बोलता है, अल्मोड़ा साहब, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। यानी कि अल्मोड़ा के आसपास से वो पहचान वाले थे, इसलिए उन्होंने विशेष जानने के लिए और आगे पूछा कि अल्मोड़ा है, लेकिन उसमें भी कौन सा गांव है? तब इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ था। संज्ञा मानी कि उसके गांव का नाम कोई विशेष ऐसा था कि जिसका नाम बताने में उसे थोड़ा संकोच या शर्म आ रही थी। वह तो दूर है साहब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा। यानी कि अल्मोड़ा सिटी है और उससे 15-20 मील अंदर उसका गांव पड़ता है। फिर भी नाम तो कुछ होगा ही, जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। फिर भी जगदीश बाबू माने नहीं और मदन को पूछा कि हाँ, अपने गांव का नाम तो बताओ, नाम तो कुछ होगा।
तो उसने नाम बताया कि डॉट्या लगो व संकुचता हुआ बोला, क्योंकि वो नाम कुछ अटपटा सा था इसलिए उसको बताने में शर्मा रही थी, लेकिन फिर भी जगदीश बाबू के जोर देने पर वो नाम बता देता है। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई और जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे उसके निकटवर्ती गांव में रहने वाले हैं तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। खोया खोया सा वह अपने अतीत को फिर लौट लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा हो, यानी कि उसे महसूस हुआ कि ये हमारे ही निकटवर्ती यानी कि पास के गांव का है। और प्रसन्नता के कारण जो अगर मदन को बता दिया, क्योंकि वो तो छोटा सा लड़का था, अगर उसके आसपास का गांव का कोई भी इंसान अगर मिल जाए तो वो लड़का कितना खुश हो जाएगा, और उसको बता दिया जाए तो उसके हाथ से ट्रे भी गिर पड़ेगी, वो इतना खुश हो जाएगा और मुंह से निकल जाएगा और वो बहुत ही खुश हो जाएगा। इसलिए अपने अतीत यानी कि जो भुला हुआ समय है फिर लौट लौट कर उसको देखने का प्रयत्न कर रहे थे। अतीत गांव, ऊंची पहाड़ियाँ, नदी, ईज़ा का अर्थ यहाँ है माँ। पहाड़ी विस्तार में माँ मम्मी नहीं बुलाते, उसको ईज़ा बुलाते हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि पहाड़ी विस्तार में माँ को क्या नाम से पुकारा जाता है, तो उसका आंसर है ईज़ा। बाबा, दीदी, बुली जो छोटी बहन है और दाजू जो बड़ा भाई है, उसके परिवार में इतने सारे लोग रहते थे। और मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी, तो ईज़ा नहीं, बाबा नहीं, दीदी, बुली नहीं, दाजू हाँ दाजू। यानी कि जगदीश बाबू के अंदर वो किसका चेहरा देख रहे थे, ईज़ा का, अपनी माँ का तो ना, बाबा का तो ना, और दीदी का, बुली का नहीं, सिर्फ दाजू अपने बड़े भाई का चेहरा वो देख रहा था। और उसको महसूस हो रहा था कि जैसे जगदीश बाबू ही मेरा बड़ा भाई है, और उसको देखने का प्रयत्न करके उससे बातचीत होने के बाद मदन को लगता है कि जैसे मेरे सामने मेरे बड़े भाई ही है। अगला पार्ट हम अगले लेक्चर में देखेंगे।